Assalamu alaikum. Welcome to the talk. Our talk is about writing a strong abstract, crafting impactful abstracts of research reports. सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है. इट इज़ ए ब्रीफ समरी ऑफ ए रिसर्च स्टडी. एक रिसर्च की ब्रीफ समरी होती है और ये प्रोवाइड करती है की इनसाइट्स किस में भला कि पर्पस क्या है स्टडी का, मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ हुई, रिजल्ट्स क्या आए और कंक्लूजन्स कौन से ड्रा हुए. तो इससे जो रीडर है उसे मदद मिलती है कि वो डिसाइड करे क्या फुल पेपर पढ़ना उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं. तो दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स पर. तो जो एब्स्ट्रैक्ट्स की टाइप्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती हैं, डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं. स्ट्रक्चर्ड में एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी हेडिंग्स दी होती हैं और अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो एक सिंगल पैराग्राफ की सूरत में होता है. इसी तरह जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो बयान नहीं किए जाते, और जबकि जो इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो बाकी तो एलिमेंट सारे मौजूद होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट्स और कंक्लूजन भी शामिल होते हैं. जी तो 2.1 है जी स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट. A structured abstract is divided into specific sections, each highlighting a key aspect of the research. These sections typically include introduction, methods, results and conclusion. तो ये चार हेडिंग्स हैं जो आमतौर पर स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं, लेकिन इनमें कमी बेशी भी हो सकती है जर्नल के फॉर्मेट के मुताबिक. मसलन कुछ में इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग भी होती है, कुछ में डाटा कलेक्शन की हेडिंग भी होती है, लेकिन आमतौर पर यही चार मेन हेडिंग स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं. इंट्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन शामिल होती है, रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव इसमें बयान किए जाते हैं. जो तीन चीज़ें हैं जो मिलकर इंट्रोडक्शन बनाती हैं एब्स्ट्रैक्ट का. मेथड्स में आएँ तो इसमें बयान किया जाता है रिसर्च का डिज़ाइन क्या है, डाटा कलेक्शन कैसे हुई और डाटा का एनालिसिस कैसे किया गया. रिज़ल्ट्स में की फाइंडिंग्स आ जाती हैं जो हमें उस डाटा से मिलती हैं जो कि हम कलेक्ट करते हैं, और उसमें से भी सिर्फ रेलेवेंट फाइंडिंग्स जो हैं वो बयान की जाती हैं. फिर हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं तो इसमें जो मेन इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं, सिग्निफिकेंस आ जाती है और रिकमेंडेशन भी इसी का पार्ट होती है. बाज़ औक़ात हम इसको इम्प्लीकेशंस भी कहते हैं और इम्प्लीकेशन ही उसमें बयान करते हैं. इस तरह का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो कॉमन है साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च के अंदर, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर या उन औकात में या उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहाँ क्लैरिटी चाहिए हो, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ताकि चीज़ों को, रिसर्च को सही कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सके. 2.2 है जी अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट. एन अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज़ written as a single paragraph without headings. It provides a concise summary of the research covering essential components such as, फिर चार कंपोनेंट्स इसका भी पार्ट बन गए, लेकिन इसे हम कंटिन्यूस पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं. इसमें आता है कि स्टडी का पर्पस क्या है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं. रिसर्च मेथड्स बयान किए जाते हैं ब्रीफली बट कॉम्प्रिहेंसिवली. की फाइंडिंग्स बयान की जाती हैं और कंक्लूजन्स बयान किया जाता है.
इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो टिपिकली यूज़ होते हैं सोशल साइंसेज की और ह्यूमैनिटीज़ की रिसर्च के अंदर, जहाँ पर एक कॉन्टीन्यूस फ्लो चाहिए होता है समरी में, और हम इसे एक तरह का हिडन स्ट्रक्चर की सूरत में ही बयान करते हैं। चूँकि इसमें हेडिंग्स नहीं होती तो इसलिए हम इसे अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट ही कहते हैं। हम बात करेंगे 2.3 की, जो कि डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट से मुतालिक है। A descriptive abstract focuses on summarizing the purpose and scope of the study but does not include detailed results or conclusions it usually contains। तो जो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट है इसमें मेथडोलॉजी और इसका टॉपिक और सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव्स बयान कर दिए जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स जो हैं वो बयान नहीं किए जाते, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट्स फोकस नहीं होते हैं। अगर हम इसके तीनों पॉइंट्स को देखें जो बुलेट्स हैं, तो पहला है रिसर्च टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये आ जाएंगे शुरू में। फिर आ जाएगी द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, और तीसरे नंबर पर आ जाएगी द रिसर्च मेथडोलॉजी दैट विल बी डिस्क्राइब्ड ब्रीफली। यहाँ पर हमने जहन में रखना है कि हम एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ हर जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीफली बयान की जाती है। जब हम फुल लेंथ पेपर में आते हैं, जब हम थीसिस में आते हैं, तो फिर इन्हीं चीज़ों को पूरी तफसील के साथ बयान किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट्स आर ऑफन यूज्ड फॉर थ्योरेटिकल पेपर्स, लिटरेचर रिव्यूज़ and reports where results are not the primary focus. They are generally shorter than other types of abstracts। तो डिस्क्रिप्टिव जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं वो थ्योरेटिकल पेपर्स में यूज़ होते हैं, लिटरेचर रिव्यूज़ में यूज़ होते हैं और ऐसी रिपोर्ट्स में यूज़ होते हैं जहाँ पर रिज़ल्ट्स प्राइमरी फोकस नहीं होता है, और आम तौर पर ये जो इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स हैं उनसे शॉर्टर होते हैं। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट पर। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें इंफॉर्मेशन देना मकसूद होता है। एन इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द स्टडी इंक्लूडिंग 4 कंपोनेंट्स हैं इसमें: द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स, methods used, key results with relevant data, conclusions and implications। This type of abstract is widely used in empirical research, academic journals and conference papers, as it provides a comprehensive summary of the study, allowing readers to grasp the key points without reading the full paper। तो इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट अपना एक अलग वजूद रखता है। इसको हम एम्पिरिकल रिसर्च पेपर्स के लिए यूज़ करते हैं। एकेडमिक जर्नल और कॉन्फ्रेंस पेपर के जो एब्स्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं उसमें यही इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई फुल लेंथ पेपर ना भी पढ़ना चाहे, उसके पास टाइम ना हो, तो ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ले, तो उसे पूरे जो फुल लेंथ रिसर्च पेपर की या थीसिस की एक तस्वीर मिल जाती है, एक पिक्चर मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है जी की एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट। तो क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग, एक कन्विंसिंग एब्स्ट्रैक्ट लिखना हमारा मकसद है, तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पर तवज्जो रखी जाए तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट मिलता है या हम स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। तो ये 5 टोटल पॉइंट हैं। पहला है बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन। इसका मकसद ये है कि वो स्टडी कंडक्ट क्यों की गई, क्या ज़रूरत थी उन हालात के अंदर, कौन से कंपेलिंग फैक्टर थे कि हमने ये रिसर्च स्टडी की। सेकंड इज़ ऑब्जेक्टिव है।
यानी उस स्टडी करने का कोई मकसद होगा, कोई हाइपोथेसिस होगा जो कि हम बयान करते हैं। तीसरे नंबर पर मेथोडोलॉजी है, इसको दोनों तरह से पढ़ते हैं। हाउ वाज द स्टडी कंडक्टेड, यानी पूरा तरीक़ेकार के रिस्पॉन्डेंट कौन थे, हमने इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाया, डाटा कैसे कलेक्ट किया, डाटा को हमने कैसे स्टोर किया, फिर कौन सी जो डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स लगाई, ये सारा हम मेथोडोलॉजी के अंदर बयान करते हैं। नंबर 4 है जी रिज़ल्ट्स। व्हाट वर द की फाइंडिंग्स आप जानते हैं कि डाटा से हासिल होने वाले एविडेंसेस होते हैं, इंफॉर्मेशन के पार्ट्स होते हैं जिनको हम आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ते कैसे हैं, उनको जोड़ने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक रहनुमाई करते हैं। तो फिर जो है अगर हम फाइंडिंग्स को आपस में जोड़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रख के, तो उसको कंक्लूजन कहते हैं। जब कंक्लूजन आ जाते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं जिनसे अवॉइड करना भी रिसर्च सिखाती है। तो इनको हम इम्प्लीकेशंस कहते हैं, यानी इसके जो कंक्लूजन्स हैं उनसे कौन से मुतवक्को फ़वाइद मिल सकते हैं और कौन से नुकसानात से हम बच सकते हैं इस कंक्लूजन को फॉलो करके। 3.1 में आए तो अभी वो जो हमने पॉइंट्स अभी मुख्तसर तरीके से बयान किए 3 के अंदर, उन्हीं की डिटेल्स आती हैं। तो हम देखेंगे कि बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन क्या है, यानी स्टडी क्यों कंडक्ट की गई। तो पहले हम 2 पॉइंट्स को देखते हैं, फिर हम एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। तो पहला है प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च, यानी वो स्टडी किन हालात में की गई। आप देखते हैं ना कि उस तालिब इल्म ने पेपर छोड़ दिया, तो हम फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कौन से हालात से कि जिसकी वजह से तालिब इल्म ने इतना अहम पेपर छोड़ दिया। क्या उसकी तैयारी नहीं थी, क्या कोई वो बीमार हो गया था, कोई घर में ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, क्या मुल्क की हालात में कुछ ऐसा आ गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैकग्राउंड में आती हैं। तो यही इस कॉन्टेक्स्ट के बगैर किसी एक्शन को, किसी रिसर्च की ज़रूरत को समझना मुश्किल होता है। बुलेट 2 है जी आइडेंटिफाई द गैप इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो इसी के अंदर, इसी इंट्रोडक्शन के अंदर, इसी बैकग्राउंड के अंदर हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में गैप होता है उसे भी आइडेंटिफाई करते हैं और बयान करते हैं। गैप किस तरह का होता है, एक तो जो मौजूदा प्रॉब्लम है उसका सलूशन लिटरेचर में मौजूद ना हो तो हम फिर उसे गैप कहते हैं, या फिर अगर सलूशन मौजूद है तो वो रेलेवेंट नहीं है, इसको हम रेलेवेंस गैप भी कहते हैं। इसके अलावा आप देखें कि एक थ्योरी के 10 सेगमेंट्स थे, 9 पर काम हो चुका है, एक पर रहता है, तो जाहिर है ये भी एक गैप होता है, इस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन का पार्ट बनती हैं। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या है। तो स्टूडेंट एंगेजमेंट is a key predictor of academic success. However, many higher education institutions struggle with disengaged students and limited research explores how stimulus variation impacts engagement in these settings. हम देखते हैं कि स्टूडेंट की एंगेजमेंट जो है उससे सक्सेस जो है वो डिटरमिन होती है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज्ड हो तो ज़्यादा कामयाब होता है, लेस एंगेज्ड हो स्टडी के साथ तो लेस सक्सेसफुल होता है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आजकल के दौर में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ एंगेज करना बहुत बड़ा मसला है और यूनिवर्सिटियाँ इसके लिए कोशिश कर रही हैं। अगरचे इस पर रिसर्च मौजूद है लेकिन यूनिवर्सिटी सेटिंग में उस पॉपुलेशन पर ये रिसर्च मौजूद नहीं है। और फिर हमने ये भी बयान करना है कि जिस पॉपुलेशन पर रिसर्च हुई है वो वाली पॉपुलेशन और जिस पर हम स्टडी करना चाहते हैं हमारे वाली पॉपुलेशन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं और किन आस्पेक्ट में डिफरेंट हैं, और ये भी बयान करना है कि कैसे इन आस्पेक्ट का डिफरेंस जो है वो स्टूडेंट की एंगेजमेंट को मुतासर कर सकता है।
अब है जी 3.2। इसमें आप देखें कि ये ऑब्जेक्टिव्स है, यानी स्टडी क्यों की गई, इसका मकसद क्या था, मेन हाइपोथेसिस क्या था, तो हमने इसे क्लियरली बयान करना होता है। मिसाल देखिए, दिस स्टडी एम्स टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन टेक्निक्स ऑन स्टूडेंट एंगेजमेंट इन यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स। तो मकसद वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि यूनिवर्सिटी की क्लासरूम में अगर हम जो है वो कभी लेक्चर दें, कभी एक्टिविटी करवाएं, कभी कोई वीडियो दिखा दें, तो इसका स्टूडेंट की इंगेजमेंट पर क्या असर पड़ता है। तो ये इसका मकसद है। 3.3 में देखें तो ये है मेथडोलॉजी, हाउ वाज स्टडी कंडक्टेड। इसमें देखें कि डिस्क्राइब द रिसर्च डिज़ाइन, पार्टिसिपेंट्स, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड्स और टेक्निक्स। तो इसमें देखें तो हम डिज़ाइन पर बात करते हैं, हम पार्टिसिपेंट्स पर बात करते हैं, हम डाटा कलेक्शन पर बात करते हैं और हम डाटा एनालिसिस पर बात करते हैं। और टूल जो होता है डाटा कलेक्शन का वो भी इसका पार्ट ही होता है। मिसाल के तौर पर A mixed methods approach was used, including classroom observations and student surveys across 3 universities in Punjab, Pakistan। तो आप देखें ऊपर वाली सारी चीज़ें इसमें बयान कर दी गई हैं। अब हम आते हैं 3.4 रिजल्ट्स की तरफ। तो की फाइंडिंग्स क्या थीं, इसको समराइज़ करते हैं हम। बुलेट 1 है समराइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स। एग्जाम्पल आती है, रिजल्ट्स इंडिकेट इंक्रीज्ड स्टिमुलस वेरिएशन लेड टू अ 25% इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट एंगेजमेंट पर्टिकुलरली अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो 25% यानी जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनके अंदर हम यूजुअली क्वांटिटेटिव टर्म्स में एविडेंस पुट फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट में देखें तो ये है कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशंस के रिजल्ट्स का मतलब क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और किस नुकसान से हम बच सकते हैं और कहाँ इनकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। तो बुलेट पॉइंट 1 एंड 2 हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स। के सिग्निफिकेंस का मतलब यह है कि फाइंडिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। डिस्कस प्रैक्टिकल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, यानी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यानी फील्ड के अंदर और पॉलिसी लेवल पर कौन से फ़वाइद हो सकते हैं और वो कैसे हो सकते हैं। अब हम मिसाल की बात करते हैं। The findings suggest that university faculty should integrate stimulus variation techniques to enhance student engagement, potentially improving learning outcomes in higher education। तो इसकी जो implications हैं या findings जो हैं और जो कंक्लूजन्स हैं वो हमें गाइड करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को स्टिमुलस वेरिएशन करनी चाहिए टीचिंग के दौरान। कभी वो लेक्चर दें, कभी डिस्कशन, कभी डेमोन्स्ट्रेशन, कभी फील्ड विजिट्स। तो इससे स्टूडेंट्स ज़्यादा एंगेज भी रहते हैं और उनकी कामयाबी भी बढ़ जाती है। आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एन इफ़ेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट। इफ़ेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट लिखने के मकसद को पूरा करे, यानी हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट है वो कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो जाए, हमारा पेपर एक्सेप्ट हो जाए और हमारा थीसिस जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के लोग जानें कि अच्छा काम किया हुआ है। तो ये इफ़ेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट होने की निशानी है। तो 6 पॉइंट्स हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे डिटेल के साथ भी। अभी सिर्फ उनका मुख्तसर अहवाल देखते हैं। सबसे पहले है कीप इट कंसाइज, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मुख्तसर होगा और अल्फाज 150 से 250 के दरमियान होंगे। सेकंड है जी यूज़ क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, हमने क्लियर और बिल्कुल ठीक ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। अवॉइड जॉगन्स,
जॉर्गन्स ये हैं कि कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी जो खामखा हम इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही असल में मिसगाइड करती है रीडर को, तो हमने उससे बच के रहना है। नंबर 3 इज फोकस ऑन की फाइंडिंग्स रादर देन अननेसेसरी डिटेल्स। तो हमने एफसेट के अंदर सिर्फ की फाइंडिंग्स देनी है, अगरचे थीसिस के अंदर और फुल लेंथ पेपर के अंदर हम डिटेल से फाइंडिंग्स देंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने सिर्फ की फाइंडिंग्स दर्ज करनी है। पॉइंट 4 इज राइट इन पास सेंटेंस एक्सेप्ट फॉर जनरल फैक्ट्स। तो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जब हम सबमिट करवाते हैं तो रिसर्च हम कर चुके होते हैं, तो इसलिए उसे पास्ट में लिखना है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, यूनिवर्सल रियलिटीज़ हैं, उनको हम प्रेजेंट में ही लिखते हैं। पॉइंट 5 इज डू नॉट साइट रेफरेंसेस अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो एब्सेट के अंदर आम तौर पर हम साइटेशंस नहीं डालते, मजबूरी हो तो और बात है। लास्ट पॉइंट है अवॉइड एब्रीविएशंस एंड अनलेस वाइडली नोन। एब्रीविएशन को किसी सूरत में भी एब्सेट का पार्ट नहीं बनाना। जो हमें वाइडली नोन लगती हैं वो असल में वाइडली नोन होती नहीं है। तो ये तय कर लें कि कभी भी आपने एब्सेट के अंदर कोई भी एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी है। 4.1 है जी कीप एब्स्ट्रैक्ट कंसाइज। तो 150 से 250 वर्ड्स हैं, इसमें फॉलो करना है होता है हमने जर्नल के जो फॉर्मेट है उसको और यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट इन व्हेन देयर इज़ अ थीसिस। तो 4 पॉइंट्स हैं जो गिवन है। पहला है ए गुड एब्स्ट्रैक्ट इज़ ब्रीफ येट कॉम्प्रिहेंसिव। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर पूरी कहानी होती है, पूरी रिसर्च होती है, फाइंडिंग समेत, कंक्लूजन समेत, जब ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेटिव हो, लेकिन उसमें ब्रीफली हम उसे बयान करते हैं। नंबर 2 इज स्टे विद इन जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस वर्ड लिमिट। टिपिकली 150 से 250 के दरमियान होती है, लेकिन हमारे लिए स्टैंडर्ड उस जर्नल की गाइडलाइंस या कॉन्फ्रेंस की गाइडलाइंस होती हैं। नंबर 3 इज अवॉइड unnecessary explanation, stick to essential information। एब्सेट के अंदर गैर ज़रूरी वजाहत नहीं करनी और जो ज़रूरी मालूमात हैं वही देनी है। 4th वन इज़ एवरी सेंटेंस शुड ऐड वैल्यू, रिमूव एनी रिडंडेंट वर्ड्स। अगर एक सेंटेंस या लफ्ज़ को निकाल के गुजारा हो सकता है तो उसको हमने बिल्कुल नहीं लिखना। एग्ज़ाम्पल आती है, एक टू लॉन्ग है, इसका स्टार्ट है एब्स्ट्रैक्ट का और दूसरा कंसाइज है। पहला देखें, इन टूडेज फास्ट पेस्ड एजुकेशनल वर्ल्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट हैज़ बिन द फोकस ऑफ मैनी रिसर्चर्स। न्यूमेरियस स्टडीज़ हैव एक्सप्लोर्ड different teaching strategies and some have suggested that stimulus variation may improve student engagement. However, this topic still requires further investigation in university settings। इन सारा लंबा चौड़ा लिखने की बजाय सिर्फ हम ये लिख दें कि this study examines how stimulus variation influences student engagement in university classroom, तो ये मकसद पूरा कर देगा। वैसे भी जो मुख्तसर नवीसी है ये बहुत बड़ा फ़न होता है। 4.2 में आए तो है यूज़ क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, अवॉइड जॉर्गन्स। तो 3 पॉइंट्स हैं इसके। पहला है यूज़ सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू ए ब्रॉड एकेडमिक ऑडियंस। जितना सादा लिखेंगे उतना एब्स्ट्रैक्ट के एक्सेप्टेंसेस के चांस ज़्यादा होंगे। मुश्किल लफ्ज़ डालने से आउट ऑफ कंटेक्स्ट वो अल्फाज यूज़ हो जाते हैं, मानी मुबहम हो जाते हैं, और फिर आपका सुपरवाइज़र पूछते हैं कि ये जो आपने लिखा है इसका मकसद क्या है, और हमारे पास कोई मकूल जवाब उसका होता नहीं है। नंबर 2 इज़ अवॉइड कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी दैट मे कन्फ्यूज़ रीडर्स। तो कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी जो रीडर को डिक्शनरी देखना पड़े वो उसे कन्फ्यूज़ करती है। नंबर 3 इज़ इफ़ टेक्निकल टर्म्स आर नेसेसरी ब्रीफली डिफाइन देम। अगर कोई मजबूरी हो कोई टेक्निकल टर्म डालने की तो उसे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही डिफाइन कर दें, एक सेंटेंस उसके लिए काफ़ी होता है।
एग्जाम्पल आ गई है, जॉगन हैवी है। दिस रिसर्च implies a quasi-experimental paradigm utilizing ANOVA and mixed effects modeling to delineate the correlative impact of instructional variability on engagement matrix। तो ये खामखा मुश्किल लफ्ज़ डाले गए हैं ताकि बताया जा सके कि हमारी रिसर्च बड़ी टॉप क्वालिटी की है, हालांकि ये जॉर्गन जो हैं मुश्किल अल्फाज बैक फायर करते हैं और ये बताते हैं कि लिखने वाला अभी नया है। क्लियर कैसे लिखेंगे इसे? दिस स्टडी यूजेस क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टू एनालाइज हाउ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अफेक्ट स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो ये सिंपली उसको बयान करने का तरीका है। तो 4.3 को देखते हैं, फोकस ऑन की फाइंडिंग्स रादर देन अननेसेसरी डिटेल्स। 3 पॉइंट्स हैं इसके एग्जाम्पल से पहले। हाईलाइट ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, इस पर तवज्जो रखनी है और ये हमारी गुफ्तगू सिर्फ एबसेट के लिए है। फुल लेंथ पेपर में पूरी डिटेल्स हमने देनी है या थीसिस के अंदर भी पूरी डिटेल हमने लिखनी है। नंबर 2 इज डू नॉट इंक्लूड माइनर or secondary findings that do not significantly impact the research। वही बात को आगे बढ़ाया गया है, उसी बात को आगे बढ़ाया गया है कि हमने माइनर चीज़ें इसमें नहीं लिखनी, वही लिखनी है जो इम्पैक्ट क्रिएट करती हों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट से ही हम कन्विंस करते हैं किसी जर्नल को या कॉन्फ्रेंस को कि वो हमारा जो पब्लिकेशन है उसको या हमारा जो रिसर्च है उसको प्रेजेंट करने दे या पब्लिश कर ले। पॉइंट 3 इज अवॉइड प्रोवाइडिंग रॉ डाटा, जस्ट समराइज की ट्रेंड्स एंड आउटकम्स। हमने बहुत ज़्यादा रॉ डेटा प्रेजेंट नहीं करना है हमारे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, सिर्फ हमने ट्रेंड्स को बयान करना है और आउटकम्स को बयान करना है। एग्जाम्पल देखिएगा, टू मच डिटेल वाली। द स्टडी फाउंड दैट student engagement increased by 24.7% in the experimental group, with engagement scores improving from 3.5 to 4.37 on a 5-point Likert scale. The control group showed a marginal increase of 2.1%, moving from 3.2 to 3.27. The standard deviation values were 0.45 and 0.68 respectively। ये जो टू मच डिटेल वाला है ये फुल लेंथ पेपर के लिए और जो हमारे थीसिस के लिए तो बिल्कुल ठीक है, इसे अवॉइड नहीं करना, लेकिन ये कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर नीचे वाला जो है वो बयान करना मुनासिब होगा, जो कि ये है, स्टूडेंट्स एक्सपोज टू स्टिमुलस वेरिएशन टेक्निक्स demonstrated significantly higher engagement compared to those in traditional classrooms। क्योंकि जो नंबर्स में इंटरेस्टेड है वो हमारा फुल लेंथ पेपर फिर पढ़ लेगा। 4.4 है जी, राइट इन पास्ट टेंस एक्सेप्ट फॉर जनरल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो पॉइंट 1 देखें, यूज पास्ट टेंस वाइल व्हेन डिस्क्राइबिंग योर स्टडी बिकॉज द स्टडी हैज़ ऑलरेडी बिन कंडक्टेड। जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो स्टडी हो चुकी होती है, फाइंडिंग्स आ चुकी होती हैं, तभी हम उसको रिपोर्ट करते हैं। नंबर 2 इज़ यूज़ प्रेजेंट टेंस ओनली व्हेन डिस्कसिंग एस्टेब्लिश नॉलेज और जनरल फैक्ट्स। जब यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बयान करते हैं तो फिर हम उसे प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा आपने देखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपने स्कूल में भी पढ़ा है और बाद में भी देखा है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, इन करेक्ट टेंस है, द स्टडी एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन एंड फाइंड्स दैट स्टूडेंट एंगेजमेंट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। आप देखें पहले पास्ट है और दूसरे हिस्से में इन्होंने प्रेजेंट यूज़ किया है जो कि करेक्ट नहीं है। फिर करेक्ट क्या होगा? दिस स्टडी एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन एंड फाउंड स्टूडेंट एंगेजमेंट इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, यानी ये दोनों पार्ट्स जो हैं इसके पास्ट में आए हैं। However, general effects should remain in present tense. Effective teaching strategies enhance student engagement। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो वैसे ही रहेगा, इसलिए इसको प्रेजेंट में ही बयान किया जाता है। अब हम आते हैं 4.5 की तरफ। डू नॉट साइट रेफरेंसेज अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी।
ये बात एब्स्ट्रैक्ट के लिए हो रही है। फुल लेंथ पेपर में और थीसिस में हमने साइटेशन देनी है, रेफरेंसेस देने हैं, तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में कहा गया है कि ना दें। पॉइंट 1 इज़ एब्स्ट्रैक्ट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड एंड नॉट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी उसके अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट स्टैंड अलोन पढ़े जाते हैं। References take up valuable space and should be avoided unless crucial for context. References को हमने avoid करना है। If a reference is necessary, mention researcher's name in the text without full citation details. अगर ज़रूरी भी हो तो सिर्फ टेक्स्ट में रिसर्चर का नाम दे दें। तो आपने यहाँ देखा होगा कि जो साइटेशन है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है पेपर्स के अंदर, लेकिन जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट का है उसमें हम इसे अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल है विद साइटेशन, प्रीवियस स्टडीज़ स्मिथ 2021, जॉन्स 2022 हैव शोन दैट एक्टिव लर्निंग इम्प्रूव्स एंगेजमेंट। विदाउट साइटेशन, अब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है, जैसे मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, previous studies have shown that active learning improves engagement. अब हम आते हैं 4.6 की तरफ, avoid abbreviations unless widely known. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैंने पहले भी बात की कि आपने जो abbreviations हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में लिखनी ही नहीं है, फुल पेपर में लिखें, थीसिस में लिखें, ओके। Point है जी, use abbreviations only if they are well known in the field, e.g. AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड करना बेटर है। इफ़ यू मस्ट यूज़ एन एब्रीविएशन, डिफाइन इट इन फर्स्ट टाइम इट अपीयर्स। इवन वेल नोन भी है तो तब भी, क्योंकि AI भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जैसे है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्टरनेटिव इंस्टेंस भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो डोंट गो फॉर ऑब्जर्वेशंस, ऑलवेज डिस्क्राइब द वर्ड्स फुली इन द एब्स्ट्रैक्ट। इफ़ यू मस्ट यूज़ एन एब्रीविएशन, डिफाइन इट इन द फर्स्ट टाइम इट अपीयर्स। अवॉइड एक्सेसिव एब्रीविएशंस एज दे मेक द एब्स्ट्रैक्ट हार्डर टू रीड। बहुत ज़्यादा एब्रीविएशन से जो एब्स्ट्रैक्ट है वो पढ़ना मुश्किल होगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अनक्लियर है, द इम्पैक्ट ऑफ SVT ऑन SE इन HEIs वाज मेजर्ड यूजिंग एन RCT अप्रोच। तो ये कोई भी जो नावल पर्सन है वो इसको समझ नहीं सकता। क्लियर है, द इम्पैक्ट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन टेक्निक्स SVT on student engagement SE in higher education institutions HEIs was measured using a randomized control trial RCT। तो ये वाला अब क्लियर होगा। अब हम आते हैं फाइनल टिप क्या है। जब आप देखते हैं कि बहुत सारी ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो पकड़ ली जाती हैं और स्टूडेंट को पता नहीं चलता, इवन जब हम ग्रामर को जानते भी हों। तो इसका हल ये होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं लिखने के बाद, अगर वो पढ़ने में रिदम महसूस हो तो हमारी ग्रामर दुरुस्त होती है। अगर रिदम टूटे तो फिर हम देखते हैं कि कहीं गलती मौजूद है। तो ये बहुत अहम अप्रोच है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने एब्स्ट्रैक्ट्स को, बल्कि अपने राइटिंग को बुलंद आवाज़ से पढ़ा करें। अगर रिदम बरकरार रहता है तो ग्रामर दुरुस्त है, एक्सप्रेशन दुरुस्त है, लेकिन अगर रिदम में फ़र्क आता है तो वहाँ कोई गलती मौजूद होगी, क्योंकि लैंग्वेजेस रिदम के साथ चलती हैं। देखें क्या लिखा है, आफ्टर राइटिंग द एब्स्ट्रैक्ट रीड इट अलाउड टू इंश्योर क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कोहेरेंस। ये तीनों चीज़ों को देखना है। इफ़ एनी पार्ट साउंड्स कन्फ्यूजिंग, टू डिटेल्ड, रिवाइज रिकॉर्डिंग। आखिर में है जी रीकैप। हमने बात की कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, हमने बात की कि टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स क्या क्या हैं, की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट्स पर हमने बात की, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट पर बात की, और फाइनल वेरी इंपॉर्टेंट, रीड इट अलाउड। अगर आपका ग्रामर का नॉलेज कम भी हो तो ये बड़ा हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।